हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे और मौज में होंगे। और मौज नहीं भी आ रहे हैं दोस्तों तो मेरी एक राय मानना कि रोज मारो मौज मारो, ना मिले तो खोज मारो। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है कौन बनेगा करोड़पति। लेकिन हकीकत में यहाँ करोड़पति कोई बनने वाला नहीं है दोस्तों। यहाँ पर हम उसी से संबंधित सवाल जो कि हर एग्जाम में पूछे जाते हैं हम उस पर डिस्कस करेंगे। तो बिना समय गवाए हम अपने क्वेश्चन की तरफ मुड़ते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन ये आपके स्क्रीन पर, इलाहाबाद की संधि कब हुई थी। चार ऑप्शन है आपके पास। ए 1765, बी 1764, सी 1763 या डी 1762। इलाहाबाद की संधि राइट आंसर दीजिए। फिर मैं थोड़ा इसे डिफाइन भी करूंगा कब हुआ था और क्यों हुआ था। तो दोस्तों उम्मीद है आपने राइट आंसर दिया होगा। इसका राइट आंसर है ए 1765। और ये जब बक्सर के युद्ध के बाद मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, अवध के नवाब सुजाउद्दौला तथा बंगाल के नवाब मीर कासिम, ये तीनों जब हार गए थे बक्सर के युद्ध में, तब ये संधि अंग्रेजों द्वारा इन पर थोपी गई थी, जिसके अंतर्गत इनसे जुर्माने लिए भी गए थे तथा मुगल बादशाह को कंपनी द्वारा कुछ खर्चा भी दिया गया था। अब क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन क्या है चलो हम पढ़ते हैं। सालबाई की संधि किनके बीच में हुई थी। सालबाई की संधि, चार ऑप्शन है आपके पास। ऑप्शन नंबर ए कंपनी और निजाम के साथ, ऑप्शन नंबर बी कंपनी और हैदर अली, ऑप्शन नंबर सी कंपनी और मराठों के बीच में, और ऑप्शन नंबर डी कंपनी और अवध के बीच में। राइट आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। जो भी आपको सही लगता हो आप कमेंट में आंसर दीजिए दोस्तों। उम्मीद है आपने सही आंसर दिया होगा। इसका राइट आंसर है सी कंपनी और मराठा। बाजीराव पेशवा के द्वारा कंपनी के साथ यह संधि हुई थी, जिसके अंतर्गत उन्होंने अपने दरबार में एक ब्रिटिश रेजिमेंट रखने को तैयार हुए थे और कई सारे अंग्रेजों को कई तरह के अधिकार, प्रशासनिक अधिकार भी दिए गए थे। तो दोस्तों ज़्यादा हम डिटेल में ना जाते हुए अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सुगौली की संधि किनके बीच में हुई थी। सुगौली की संधि किनके बीच में हुई थी। ए कंपनी और बर्मा के बीच, बी कंपनी और नेपाल के बीच, सी कंपनी और चीन के बीच, या डी कंपनी और भूटान के बीच। राइट आंसर हरी आप, जल्दी जल्दी राइट आंसर दीजिए आप। जो आपको आता है वही दीजिए, हम मजबूर नहीं करेंगे कि राइट आंसर दीजिए, लेकिन कुछ ना कुछ जरूर दीजिए। तो दोस्तों उम्मीद है आपने सही आंसर दिया होगा। इसका राइट आंसर है कंपनी और नेपाल के बीच में सुगौली की संधि हुई थी, जिसके अंतर्गत कंपनी ने बहुत सारे भूभाग लाइक नेपाल के पास गोरखालैंड, इस तरह के 2-3 भूभाग कंपनी ने अपनी तरफ हस्तांतरित कर लिए थे नेपाल के राजा से। अब क्वेश्चन नंबर 4, व्यपगत का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। व्यपगत का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। आपके स्क्रीन पर 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड हॉर्डिंग, या ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड डलहौजी। तो दोस्तों जल्दी राइट आंसर दीजिए। और इसका राइट आंसर, उम्मीद है आपने सही जवाब दिया होगा। इसका राइट आंसर है दोस्तों लॉर्ड डलहौजी। इन्होंने व्यपगत के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, जिसके अंतर्गत जिस राजा के अगर उत्तराधिकारी
नहीं होंगे तो उस राज्य को कंपनी द्वारा हड़प लिया जाएगा। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 में है आपके स्क्रीन पर देखिए, कुशासन के आरोप में किस नवाब को पदच्युत किया गया था? कुशासन के आरोप में कौन से नवाब को उनके पद से हटा दिया गया था? इसमें 4 ऑप्शन है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए हैदर अली, ऑप्शन नंबर बी निजाम, ऑप्शन नंबर सी वाजिद अली शाह, या ऑप्शन नंबर डी टीपू सुल्तान। मैं हिंदू सुल्तान बोलूं, नो टीपू सुल्तान। तो आप राइट आंसर चूज कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपना जवाब दीजिए। दोस्तों आज एक घटना बताता हूं मैं आपको। मैं अपने छत पर शाम के समय घूम रहा था, तभी एक बड़ा विचित्र सा दृश्य देखने को मिला मुझे। एक अलग ही नज़ारा, एक लड़का और एक लड़की। अब आप कहोगे एक लड़का और एक लड़की में क्या विचित्र है, तो मैं वो बताता हूँ आपको। एक लड़की मुंह फुला के आगे तक की ओर बढ़ते जा रही थी, पीछे से लड़का उसका पांव पकड़ के माफ़ी मांग रहा था, गिड़गिड़ा रहा था, रो रहा था, और वो सुनने को तैयार नहीं। पता नहीं क्या बात हुआ उनके बीच में। तो दोस्तों मेरे अंदर बड़ा अजीब सा फील हुआ। मैं उस लड़के को यही कहना चाहूँगा, या इस तरीके का जिसके साथ भी होता है उसको मैं यही कहना चाहूँगा, अरे मत भागो किसी के पीछे, मत भागो किसी के पीछे, जो जाता है उसे जाने दो। अरे वो क्या, उसका बाप भी लौट कर आएगा। अब आप कहोगे बाप को क्या करना है, हमें तो वो चाहिए, तो वो भी लौट के आएगा, पहले खुद को कामयाब तो हो जाने दो। तो दोस्तों शेरो शायरी ख़त्म करके हम अपने क्वेश्चन नंबर 6 पर पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 से दोस्तों, रैयतवाड़ी पद्धति का आशय है किससे है? आपके स्क्रीन पर 4 ऑप्शन दिए होंगे, इसमें ऑप्शन नंबर ए है कंपनी तथा जमींदार के बीच संबंध, ऑप्शन नंबर बी कंपनी तथा किसान के बीच संबंध, ऑप्शन नंबर सी कंपनी तथा महाल के बीच संबंध, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। रैयतवाड़ी पद्धति का आशय क्या है? तो दोस्तों राइट आंसर गिव विदिन 1 मिनट, हरी अप। तो दोस्तों नाउ योर टाइम हैज कंप्लीट। तो इसका राइट आंसर होगा कंपनी तथा किसान। दोस्तों रैयत का शाब्दिक अर्थ होता है किसान। ये एक जमींदारी के प्रथा के समय ही लागू हुआ था रैयतवाड़ी प्रथा, जिसके अंतर्गत बिचौलियों को समाप्त करके कंपनी सीधे किसानों से कंपनी का कॉन्टैक्ट था। तो अब हम बिना समय को व्यर्थ किए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, महालवाड़ी प्रथा का जनक कौन था? महालवाड़ी प्रथा का जनक ए रॉबर्ट क्लाइव, बी वारेन हेस्टिंग, सी लॉर्ड डलहौजी, या डी हॉल्ट मैकेंजी। दोस्तों महाल था क्या, पहले आप ये समझ लीजिए। दोस्तों महालवाड़ी प्रथा एक व्यवस्था थी जिसके अंतर्गत संपूर्ण गांव के किसान के ऊपर एक मुखिया होता था, जिसका कांटेक्ट कंपनी से होता था। कंपनी को वो एक निश्चित समय में 1 साल 6 महीने जितने भी हो राशि प्रदान करता था, और जो राशि प्रदान करता था वो कंपनी को देता था। वो सारे रैयतों से इकट्ठा करके मुखिया के तौर पर उसी के पास जमा होते थे वो सारी राशियां, तो वो पहुंचाता था। और इसमें जो किसान मुखिया के पास उसका लगान के रूप में जो राशि नहीं पहुंचाता था, वो मुखिया उसके बदले कंपनी को तो दे देता था उसकी राशि, परंतु उसकी जमीन कब्जे में कर लेता था। इस पर एक का किसी का भी प्रभुत्व नहीं था, इसमें पूरा समुदाय का था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर, उम्मीद है आपने सही आंसर दिया होगा, हॉल्ट मैकेंजी। इन्होंने महलवाड़ी प्रथा
लागू की थी, या इन्हें ही महलवारी प्रथा का जनक कहा जाता है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8, भारत विधि का संहिताकरण किसके द्वारा किया गया था? जो आज आईपीसी और सीआरपीसी आपने सुना ही होगा, तो इसका संहिताकरण किसने किया था? पहले मैं थोड़ा बता देता हूं ये था क्या दोस्तों। 1861 से पहले भारत में, संपूर्ण भारत की बात कर रहा हूं मैं, सब जगह सब धर्म में अलग अलग कानून थे। हिंदू में अलग कानून किसी जुल्म का, मुस्लिम में अलग, ईसाई में अलग, पारसी में अलग, सब में अलग अलग। इस पर ब्रिटिश प्रशासकों ने चिंता जताई तथा उन सबको उन सब के ऊपर एक कानून लागू करने के लिए भारत विधि का संहिताकरण किया गया। यह 1859-60 के बीच में हुआ है। और इसके जो प्रतिपादक थे, जिन्होंने इसका संहिताकरण किया गया था, आपके पास 4 ऑप्शन है। ए कार्टियर, बी लॉर्ड मैकाले, सी विलियम बेंटिंग, या डी लॉर्ड हॉर्डिंग। जल्दी राइट आंसर दीजिए दोस्तों, बताओ किस पर ताला लगाएं। नाउ योर टाइम इज ओवर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है लॉर्ड मैकाले। इन्होंने भारतीय विधि का संहिताकरण किया था। अब क्वेश्चन नंबर 9, आपके स्क्रीन पर गौर से पढ़िए इस प्रश्न को और ऑप्शन को भी। पहले क्वेश्चन है 1861 के हाई कोर्ट अधिनियम के तहत कहां पर उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? 1861 में जो हाई कोर्ट या उच्च न्यायालय कानून आया था, उसके अंतर्गत किस किस जगह पर हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी? आपके पास 4 ऑप्शन है, आपके स्क्रीन पर पढ़िए। ए बंगाल मद्रास बंबई, बी बंगाल मद्रास चेन्नई, सी मद्रास दिल्ली पंजाब, या डी बंबई इलाहाबाद बंगाल। एक बार और देख लीजिए आप। ऑप्शन नंबर ए बंगाल मद्रास बंबई, या बी बंगाल मद्रास चेन्नई, या सी मद्रास दिल्ली पंजाब, या डी बंबई इलाहाबाद बंगाल। उम्मीद है आपने राइट आंसर दिया होगा दोस्तों। इसका राइट आंसर है ए बंगाल मद्रास और बंबई में प्रथम रूप से सबसे पहले उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं हम। आखिरी क्वेश्चन जो कि केबीसी में 7 करोड़ रुपए का होता है। यहां पर आपको उसके लिए कुछ नहीं मिलने वाला, लेकिन कोशिश करिए कि राइट आंसर दे, ताकि जब आप करोड़ केबीसी में जाए, कौन बनेगा करोड़पति में, तो वहां पर कम से कम आपको मिल जाए। तो दोस्तों बहुत हुआ मजाक, हम क्वेश्चन पर आते हैं। नकदी फसलों की खेती में किन फसलों को प्रमुखता मिली थी? नकदी फसलों की खेती में किन फसलों को प्रमुखता मिली थी? ए कपास गेहूं गन्ना, बी अफीम नील दालें, सी कपास नील अफीम, या डी मसाले गन्ने नील। दोस्तों नकदी फसल, क्या कौन कौन थे नकदी फसल? ये वो फसल थे जिसको यूरोपीय लोग निर्यात करके लाभ कमाते थे, जो कि स्पेशल वो निर्यात के लिए ही किसानों को मजबूर करते थे तथा तरह तरह की उनको यातनाएं दिया करते थे जो ये फसल नहीं उगाते थे। आपने गांधी जी के बारे में चंपारण का किस्सा सुना ही होगा, नील का मैटर था, तो नील नकदी फसल था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आप जल्दी 1 मिनट के अंदर दीजिए। उम्मीद है आपने राइट आंसर दिया होगा। इसका राइट आंसर है दोस्तों सी कपास नील अफीम। नील वाली कहानी आपने गांधी जी की सुनी थी, चंपारण में जो हुआ था। दोस्तों नील का निर्यात करते थे अंग्रेज लोग, कपास का बहुत डिमांड था इन दोनों का, और अफीम चाइना को बेचते थे ये, जिससे बहुत ज़्यादा इनको लाभ मिलता था व्यापारिक रूप में। तो दोस्तों आज का हमारा क्विज यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है बहुत मज़ा आया होगा आपको,
और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आकर हमारे क्वेश्चन का जवाब दीजिए और मज़े लीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।